नमस्कार, मैं हूं सौरभ सचाना। आप देख रहे हैं देवास लाइव और आज हमारे साथ में हैं खातेगांव से भाजपा के प्रत्याशी आशीष जी शर्मा, जो वर्तमान में विधायक हैं, और इनके सामने अभी दीपक जोशी कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। भैया, आपका स्वागत है। जी नमस्कार सौरभ भाई। और कैसा चुनाव कैंपेनिंग, कैसा कैनवासिंग चल रहा है आपका इस समय? हम पूरे 5 साल काम करते हैं, जनता से जीवन संपर्क रखते हैं और चुनाव में चूंकि प्रत्याशी को गांव-गांव जाना पड़ता है, इसलिए मैं जाने का प्रयास कर रहा हूं। जनसंपर्क चल रहा है, अभी भी बहुत सारे गांव बचे हैं जनसंपर्क के लिए, तो लगातार जनता के बीच रहे हैं, इसलिए उम्मीद है कि जनता का आशीर्वाद फिर से मिलेगा। आपके समर्थन में यहाँ पर योगी जी आए थे, उसके बाद कितना और ज़्यादा रिस्पॉन्स बढ़ा है आपकी? देखिए, मोदी जी इस देश में एक ईमानदार और गरीबों के लिए काम करने वाली सरकार के प्रतीक हैं, और योगी जी जिन्होंने उत्तर प्रदेश में कानून का राज कायम किया है, आतंक मुक्त उत्तर प्रदेश उन्होंने किया है, और अयोध्या में भव्य राम मंदिर उन्हीं की सरकार के कार्यकाल में बन रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि योगी जी और मोदी जी दोनों एक विश्वसनीय नाम इस देश के लिए हैं जी। और इसलिए योगी जी की सभा से निश्चित ही युवाओं में एक अजब का उत्साह देखने के लिए मिल रहा है। आप जब वोट लेने के लिए जाते हैं, चूँकि आप यहाँ से विधायक भी रहे हैं, तो कोई ऐसे काम बचे हैं जो जनता मांगती है कि ये काम भी होना चाहिए? कि विकास तो लगातार चलता है, कितने काम बाकी हैं? देखिए, विधानसभा के लगभग 120 गांव में सिंचाई परियोजनाओं पर काम चल रहा है। जी। शेष जो गांव बचे हैं वहां के किसान निश्चित ही सिंचाई परियोजनाओं की मांग करते हैं। हमने माँ रेवा सिंचाई परियोजना की डीपीआर तैयार कराई है। आने वाली सरकार में उस परियोजना को स्वीकृत कराकर विधानसभा के 100% गाँवों तक हम सिंचाई सुविधा पहुंचा देंगे। तो अभी ये योजना क्या स्वीकृत नहीं हो पाई इस समय? देखिए, विधानसभा के 120 से अधिक गांव 2 परियोजनाओं से सिंचित हो रहे हैं। शेष जो बीच का बचा हुआ हिस्सा है, कुछ हाटपिपलिया माइक्रो इरिगेशन से हमारा विधानसभा क्षेत्र सिंचित हो रहा है। चंदकेश्वर बांध से की भी क्षमता बढ़ाकर कन्नौज तहसील के लगभग 27 गाँवों को हमने उसमें जुड़वाने का काम किया है। बीच का जो हिस्सा बचा है, जिसमें लगभग 70-80 के आसपास गाँव आते हैं, उनको भी हम इस नवीन जो डीपीआर हमने बनवाई है उस परियोजना से जुड़वाकर 2025 तक विधानसभा के प्रत्येक खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाने का काम करेंगे। भैया, जैसे देखने में आता है, ये इंदौर बैतूल हाईवे यहाँ से गुजरता है और काफ़ी दुर्घटनाएं बीच में होती रही हैं। इसका निर्माण भी यहाँ पर अभी हो रहा है, तो इस तरह के कितने रोड रास्ते आपके क्षेत्र में, क्योंकि पहले ये खराब हुआ करते थे? देखिए, कांग्रेस की सरकार में जब सज्जन सिंह वर्मा जी हमारे सांसद हुआ करते थे देवास जिले से, उस समय युवा मोर्चा के द्वारा हमने लगभग 7 दिन का आंदोलन नेशनल हाईवे की दुर्दशा को लेकर किया था। उसके बाद आदरणीय सुमित्रा ताई ने और जो हमारे तत्कालीन सांसद थे, हमारी दीदी सुषमा स्वराज जी, इन सब ने मिलकर इसे NH 59A कराया, और NH 59A होने के बाद आज इसके 4 लेन का काम चल रहा है। बाड़ी बरेली से लेकर छत्तीसगढ़ को हमारी कनेक्टिविटी जबलपुर तक अच्छे से हो, इसके लिए संदलपुर फाटे तक नवीन 4 लेन स्वीकृत हुआ है। और जब ये दोनों मार्ग कंप्लीट हो जाएंगे तो हमारी जबलपुर क्षेत्र से इंदौर और नागपुर क्षेत्र से कनेक्टिविटी पहले से बेहतर होगी। रेल लाइन का भी काम हमारे विधानसभा क्षेत्र में इस समय चल रहा है। इंदौर बुधनी रेल लाइन 2026 तक जब बनकर पूर्ण हो जाएगी, तब रेलवे की कनेक्टिविटी भी इस क्षेत्र के वासियों को मिलेगी, जिससे व्यापार व्यवसाय में भी लाभ मिलेगा। लोगों की मांग भी रही है कि कन्नौज या खातेगांव में से किसी को जिला बनाया जाए। जी, इसका कितना समर्थन आप करते हैं? निश्चित हमारी मांग बहुत जायज़ है। हम वर्तमान जिला मुख्यालय देवास से लगभग 150 किलोमीटर दूर है। जी। इसलिए प्रशासनिक दृष्टि से भी, कानून व्यवस्था की दृष्टि से भी, राजस्व के कामों की दृष्टि से भी जिला मुख्यालय हमारे यहीं होना चाहिए। मैं इस मांग का पुरजोर समर्थन करता हूं और भविष्य में जिला बनाने की कार्रवाई हमारे द्वारा संचालित की जाएगी। आपके क्षेत्र में आदिवासी बहुल क्षेत्र है, आदिवासियों का यहाँ पर जयस और गोंडवाना जैसी पार्टियां भी यहाँ पर एक्टिव रही हैं, हालांकि वो इस साल नहीं है यहाँ पर। आदिवासियों के उत्थान के लिए, कल्याण के लिए कितनी योजनाएं आपकी चल रही हैं और कितना हुआ है? देखिए, देखा जाए तो मध्य प्रदेश सरकार की अधिकांश योजनाएं जो है वो अनुसूचित जाति जनजाति समाज के कमजोर वर्गों के लिए ही बनाई गई है, और उसका लाभ लोगों को मिल भी रहा है। बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री आवास, शौचालय, संबल योजना के माध्यम से लाभ देने का काम हो, या फिर हमारे विधानसभा क्षेत्र की आदिवासी बेटी कंचन, जो कि पूरे प्रदेश में 12वीं की परीक्षा में प्रावीण्य सूची में अव्वल नंबर पर आई, उसको स्कूटी देने का मामला हो। कुल मिलाकर आदिवासी वर्ग, अनुसूचित जाति वर्ग, जो कि बरसों से उपेक्षित थे, जिन्हें मकान से लेकर निःशुल्क अनाज तक की कोई सुविधा प्राप्त नहीं थी, आज उनका जीवन स्तर पहले से बेहतर हुआ है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि आदिवासियों के नाम पर भड़काने का काम बहुत सारे संगठनों ने किया, लेकिन आदिवासियों में इस बात का विश्वास है कि शिवराज जी और मोदी जी की सरकार के कारण आज उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आया। भैया, एक
बड़ा यहाँ पे हत्याकांड हुआ था, नेमावर हत्याकांड, जी। जिसके बाद में काफ़ी विवाद हुआ था और ये कहा गया कि वो लोग भाजपा से जुड़े हुए हैं और आपके समर्थन में हैं। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कहाँ तक पहुँचा? मैंने कभी आपराधिक तत्वों को किसी प्रकार की मदद नहीं की है। जहाँ तक नेमावर हत्याकांड का प्रश्न है, बहुत दुखद घटना थी। पुलिस ने तत्परतापूर्वक कार्रवाई की, सरकार ने और हर संभव मदद पीड़ित परिवार की। शासन स्तर पर जो उनको मिलना था वो हम दिला चुके हैं। साथ ही साथ मामला भी न्यायालय में लंबित है, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, इसके लिए हम सब प्रयास कर रहे हैं। लेकिन पीड़ित परिवार की जो बिटिया है उसने अभी तक न्यायालय में अपना बयान दर्ज नहीं कराया। उसकी मांग पर सीबीआई की जांच भी हो चुकी है। देश की सर्वोच्च जांच एजेंसी ने इस मामले की जांच की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस क्षेत्र का आदिवासी, इस क्षेत्र का नागरिक ये जानता है कि हमारा विधायक कैसा है। इसलिए मैं इस मामले में यही कहना चाहता हूँ कि कानून जब अपना फैसला दे देगा और अपराधियों को सज़ा मिल जाएगी, तब और लोगों को भी स्पष्ट हो जाएगा कि मामला किस तरह का था और किस तरह से अपराधियों को सज़ा मिली है। भैया, अब कुछ पर्सनल प्रश्न जिसमें आप पे आरोप लगते रहे, आपके भाई के बारे में भी आरोप लगते रहे कि वो यहाँ पर दूसरे तरह के काम करते हैं, उनके ऊपर काफ़ी आरोप लगे, उसके बारे में क्या कहेंगे? राजनीति में आरोप लगना स्वाभाविक है, जो पद पर होता है उस पर आरोप लगते हैं। मैं 2001 से राजनीतिक क्षेत्र में हूँ, पार्षद रहा, नगर पंचायत अध्यक्ष रहा, युवा मोर्चा अध्यक्ष रहा, विधायक 2 बार में रहा, तीसरी बार चुनाव लड़ रहा हूँ। और आरोप पहली बार लगे ऐसा नहीं, आरोपों का सामना हमने हर बार किया है। मैं फिर यही कहना चाहता हूँ कि जिस क्षेत्र में हम काम करते हैं, जिस वातावरण में हम काम करते हैं, वहाँ के लोगों का हमारे ऊपर विश्वास है। अगर आरोपों की तनिक मात्र भी सत्यता होती तो इस क्षेत्र की जनता मुझे स्वतः नकार देती। लेकिन जनता का प्रेम ये बताता है कि हमने विकास यात्रा बहुत अच्छी निकाली, हमारे यहाँ जन आशीर्वाद यात्रा बहुत अच्छी हुई और आज भी जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं जनसंपर्क में अपार जन समर्थन मिल रहा है। ये जन समर्थन इस बात का गवाह है, ये जीत इस बात की गवाह है कि विपक्ष के आरोप निराधार हैं। ठीक है, थोड़ी राजनीतिक बात कर लेते हैं। ऐसा पहली बार अब हो रहा है कि यहाँ पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी चुनाव लड़ नहीं रही है, शायद कांग्रेस को समर्थन दे रही है। जयेश भी इस समय गायब है और आपके सामने इस समय जो प्रतिद्वंदी है वो दीपक जोशी हैं, वरिष्ठ नेता रहे हैं और अब वो कांग्रेस में हैं, पहले आपके दल में थे। कितना मुकाबला कड़ा मानते हैं आप? देखिए, आदिवासी भाइयों ने भी ये बात समझ ली है कि उनके नाम पर राजनीति करने वाले लोगों ने कांग्रेस से सेटिंग करके कांग्रेस के पक्ष को मजबूत करने के लिए अपने प्रत्याशी का भी विड्रॉल कर लिया। साथ ही साथ जो संगठन आदिवासी हितों की बात करते थे वो सब दबे पांव कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं। इसलिए कांग्रेस का जो गठबंधन है वो इन दलों के साथ रहा, ये बात क्षेत्र का आदिवासी जान चुका है। वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने वाला है, इसमें तनिक मात्र भी संदेह नहीं है और भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे मतों के साथ इस विधानसभा क्षेत्र को जीतेगी। दीपक जोशी को आप कितनी चुनौती मानते हैं? दीपक जोशी जी को मैं इसलिए चुनौती नहीं मानता क्योंकि जनप्रतिनिधि को चुनाव जीतने के लिए जनता के बीच काम करना पड़ता है, जनता से उसका सीधा संवाद होना आवश्यक है। कोई कहीं से भी जाकर तुरंत चुनाव लड़ ले, वो उसकी जीत की गारंटी नहीं होता। राजनीतिक दल के रूप में बहुत सारे कार्यकर्ता यहाँ से भी कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में पार्टी से टिकट मांग रहे थे, लेकिन पार्टी ने उन सबको दरकिनार करते हुए बाहर के व्यक्ति को टिकट दिया, जो न यहाँ को जानता है, यहाँ के परिवेश को जानता है, न यहाँ के गाँव को जानता है। उस व्यक्ति के साथ खातेगांव विधानसभा क्षेत्र की जनता कैसा तादात्म्य स्थापित करेगी ये चुनाव परिणाम बताएंगे। लेकिन वो आज कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में हमारे सामने है, कांग्रेस से हमारा मुकाबला है, इसमें कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। चुनाव भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के दम पर और क्षेत्र की जनता के विश्वास के दम पर हम जीतेंगे। कितने वोटों से जीत की आश्वस्त हैं आप? खातेगांव विधानसभा क्षेत्र से बहुत बड़ी जीत होगी और 3 दिसंबर के दिन जब परिणाम आएंगे तब देवास में मैं आपसे मिलूंगा। हमारे माध्यम से आप जनता से कुछ कहना चाहें? खातेगांव की जनता मुझे प्राणों से प्रिय है, मेरे परिवार की तरह एक सदस्य की भांति मैंने आपकी सेवा की है और आपने भी उतना ही दुलार मुझे दिया है। आज आपका बेटा, आपका भाई, आपका साथी इस विधानसभा चुनाव में पुनः आपका आशीर्वाद पाने के लिए निकला है। आपसे आग्रह है, आपसे अनुरोध है कि माननीय मोदी जी और शिवराज जी की सरकार के काम जनता तक पहुँचे हैं और उन कामों के कारण क्षेत्र के विकास को एक नई गति मिली है। इस गति को इसी निर्बाध रूप से जारी रखने के लिए पुनः मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आवश्यक है। इसलिए खातेगांव से कमल खिलाइए। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ पिछले 10 वर्षों से एक सेवक की भांति जो आपकी सेवा करने का प्रयास किया है उसमें बिल्कुल भी कमी नहीं रहेगी। उसी भावना के साथ आगे भी हम काम करते रहेंगे। आप सबका आशीर्वाद 17 नवंबर के दिन भारतीय जनता पार्टी को मिले। आप हमसे जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।